गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से एल्वन क्लासेस में। और जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा की थी, और ये जो लेक्चर है अब हम जो इसके नेक्स्ट स्टेप के आगे आगे की जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और जो मुख्य रूप से जो सभ्यता उभर के आती है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, उसको हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। चूँकि वैदिक यहाँ पे जैसे हेलो, यहाँ पे जैसे ये एक जो थंबनेल लगा हुआ है वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ है, और इसको वैदिक काल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्योंकि इसको वैदिक काल के नाम से जानते हैं कि सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे माइंड में जो पुटअप होता है वो ये होगा कि आखिर हम इसको वैदिक काल ही क्यों बोलते हैं, कुछ और क्यों नहीं। क्योंकि इसको वैदिक काल बोलने के बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें से सर्वप्रमुख अगर रीज़न के रूप में हम देखते हैं कि इसके जो वैदिक काल के जानने के बारे में जो मुख्य रूप से जो सोर्सेस हमारे पास उपलब्ध हैं, वो एक दो तरीके सोर्सेस उपलब्ध है। पहला तो एक साहित्यिक जो सोर्सेस हैं, ठीक है, और दूसरा उसके पुरातात्विक सोर्सेस है। क्योंकि अभी सिंधु घाटी की तरह यहाँ पे उस तरीके के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इसकी वजह से इसी कारण जो वैदिक काल का जो हिस्ट्री है, वैदिक काल का जो इतिहास है, उसके लिए हमें इसके साहित्यिक जो स्रोत हैं, जो सोर्सेस हैं, उस पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। और इनके साहित्यिक सोर्स क्या हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। इनके साहित्यिक सोर्स वेदों को माना जाता है। जैसे कि 4 प्रकार के वेद हैं, जैसे कि हम सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। जैसे ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया और अथर्ववेद हो गया। ये 4 प्रकार के वेद होते हैं, और इसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और इन्हीं वेदों के थ्रू हमें वैदिक काल के बारे में जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो हमको मिलती है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, पुरातात्विक शास्त्र इसके बारे में बहुत कम उपलब्ध है, या कह सकते हैं नगण्य हैं। इसलिए हमको साहित्यिक सूत्रों पे ही निर्भर रहना पड़ता है, जो कि वेद हैं। और इसी कारण इसको वैदिक काल बोला जाता है, या फिर वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। खैर, जैसा मैंने आपको बताया, इसको वैदिक सभ्यता क्यों बोलते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया है। और अब हम जब इसकी चर्चा करते हैं, जब हम देखते हैं वैदिक काल का जो काल है कब से कब तक है, तो दोस्तों वैदिक काल को हम वैसे बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो पूर्व वैदिक काल, ठीक है, उसके बाद उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल है, जैसे पूर्व वैदिक काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग रहा है, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के आसपास रहा है। तो ये 2 पार्ट है। इन्हीं के आधार पर जो वैदिक सभ्यता है उसका आकलन किया जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलती है। तो जैसा कि हम लोग इसको देख रहे हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता प्रकाश में आई, वो वैदिक कालीन सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। चूँकि इसकी जानकारी हमको वेदों से मिलती है, इसलिए हम लोग उसको वैदिक काल बोलते हैं प्रॉपरली। और चूँकि ये जो सभ्यता थी मुख्य रूप से आर्यों की सभ्यता थी, आर्य की सभ्यता थी, इसलिए इसको आर्य सभ्यता भी बोला जाता है। कहीं कहीं इसको आर्य सभ्यता के नाम से भी पुकारा जाता है। और चूंकि यहाँ पे आर्य का कई बार क्वेश्चन पुटअप किया गया कि आर्य का अर्थ होता है। चूंकि दोस्तों यहाँ पे आर्य का अर्थ होता है कुलीन और प्योर ब्लड, यानी स्वच्छ प्योर ब्लड, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं स्वच्छ खून के रूप में देखते हैं। अभिजात, कुलीन, स्वतंत्र, उत्कृष्ट, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन इस तरीके के पुटअप किया जाता है कि आर्यों का अर्थ क्या होता है। तो आर्यों का अर्थ दोस्तों यहाँ पे श्रेष्ठ, उद्यत, अभिजात, कुलीन, स्वतंत्र और उत्कृष्ट होता है। ये बेसिक क्वेश्चन है, संभवतः सभी लोग जानते होंगे जो इतिहास पढ़ते हैं। और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, जैसा कि मैंने बताया, इसको वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। और इसके जो लेखक या संकलनकर्ता माने जाते हैं, जिन्होंने इसको कंपाइल किया था, वो कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। और चूंकि हिंदू सभ्यता के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर वेदों का जो महत्व है सबसे सर्वोपरि माना जाता है। उन्हीं के आधार पे जो आगे के जो धर्म ग्रंथ लिखे गए, उसी को आधार मान के उनको धर्म ग्रंथ लिखा गया। और चूंकि इसको वेद देवों द्वारा लिखा हुआ माना जाता है, इसलिए इसको अपुरुषय भी बोला जाता है, अर्थात देवकृत भी माना जाता है। और चूंकि उस दौर में, आपको बता दूं, उस दौर में लेखन जो कला थी, उस दौर में लेखन की कला बहुत अधिक विकसित अवस्था में नहीं थी। और जो श्रुति के माध्यम से, मतलब सुनने के माध्यम से, जैसे
गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत गुरु अपने शिष्य को वो वेदों का नॉलेज देता था सुनने के थ्रू, और वो किसी और को नॉलेज देता था और लोगों को। इस तरीके से ये परंपरा चलती थी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई। इसलिए वेदों को कहीं कहीं पे श्रुति भी बोला गया है। श्रुति का अर्थ होता है सुना हुआ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो दोस्तों ये वेदों का जो प्रारंभिक जो नॉलेज है कि इसको वैदिक काल को वैदिक काल ही क्यों बोलते हैं, और इसमें जो आर्य सभ्यता थी इसको इसमें आर्य का अर्थ क्या होता है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, और इसके जो कंपाइलर कौन है और इनको क्या बोला जाता है, वो मैंने आपको यहाँ पे इसके जो कंपाइलर हैं, कंपाइलर के रूप में यहाँ पे हम देखते हैं वेद व्यास को माना जाता है, और इन वेदों को अपुरुषय अर्थात देवव्रत भी बोला जाता है। कहीं कहीं पे इनको श्रुति भी बोला जाता है, ठीक है। श्रुति का अर्थ जैसे मैंने बताया सुनना होता है, ठीक है, सुना हुआ या सुनने के द्वारा, ठीक। और इस पॉइंट की दोस्तों चर्चा भी जो अगली स्लाइड है उसमें करेंगे, क्योंकि ये अगली स्लाइड का मैटर है। अब जो तीसरा क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में पुटअप होता है कि आर्य कौन थे, यहीं के मूल निवासी थे या वो कहीं और के मूल निवासी थे और कहीं और से माइग्रेंट होके आ गए थे। दोस्तों ये जो माइग्रेशन थ्योरी है बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही विवादास्पद थ्योरी है। अभी तक इस पर बहुत से रिसर्च आते रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि आर्य यहीं के थे, कुछ लोगों का मानना है कि आर्य विदेशी मूल के थे। तो इसमें दो तरीके की थ्योरीज हैं। ये कुछ थ्योरीज हैं, इसमें दो तरीके की थ्योरीज जो काफ़ी फेमस है। पहली एक थ्योरी है जो ये मानती है, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं जो आर्यों का जो आगमन था, जो आर्य जो मूल रूप से विदेशी मूल के थे, और कुछ दो इतिहासकार ये मानते हैं कि आर्यों का जो मूल निवास था वो भारतीय क्षेत्र में ही था। तो इसमें दो तरीके के मत हमको देखने को मिलते हैं। पहला कि आर्य विदेशी मूल के थे और दूसरा आर्य स्वदेशी मूल के थे, ठीक है। अच्छा, जो इतिहासकार उनको जो विदेशी मूल का अपने रिसर्च के दौरान साबित करते हैं, जिसमें बहुत अधिक जो दो वक्तव्य बहुत अधिक फेमस हैं। एक वक्तव्य तो बाल गंगाधर तिलक की रिसर्च है, बाल गंगाधर तिलक से सभी लोग वाकिफ़ होंगे, ठीक है। दूसरी है मैक्स मूलर, और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो दयानंद सरस्वती की जो रिसर्च है। उन्होंने अपने सत्यार्थ प्रकाश में और इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन में इस ये कहा है कि आर्यों का जो मूल स्थान था वो तिब्बत था। मतलब कई इतिहासकारों ने या कई रिसर्चरों ने अपने अपने रिसर्च के आधार पर ये बताया है कि आर्य किसी बाहरी जाति के लोग थे, या कि विदेश से आए हुए लोग थे, या फिर भारतीय लोग ही थे। तो यहाँ पे कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को आर्यों का जो है ना मूल स्थान माना है, और इन्होंने ये बात अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश और इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन में इन्होंने अपनी ये रिसर्च लिखी है। दूसरी जब हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का उत्तरी ध्रुव, ठीक है, आर्कटिक सागर, इसको आर्कटिक क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ पे मतलब पूरी तरीके से बर्फ़ की चादर बिछी हुई है, उसको आर्कटिक क्षेत्र बोलते हैं, और उसको उत्तरी ध्रुव भी कहा जाता है। उसको आर्यों का मूल स्थान माना है। उन्होंने अपनी जो रिसर्च थी, अपनी एक पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में लिखा हुआ है, ठीक है। अपनी जो रिसर्च थी द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में इन्होंने अपनी रिसर्च कहा गया, ठीक है। और इसके अलावा जो तीसरे जो मानते हैं विदेशी मूल के थे वो तो मैक्स मुलर काफ़ी इसमें फेमस रहे हैं। तो मैक्स मुलर और J.G. रीड ने जो आर्यों का जो मूल स्थान था वो मध्य एशिया को माना है, और मध्य एशिया में बैक्ट्रिया को आर्यों का मूल स्थान माना है। आप मध्य एशिया भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि बैक्ट्रिया मध्य एशिया में ही पड़ता है। और इसका जो उल्लेख है उन्होंने लेक्चर ऑन द साइंस, इनका जो उल्लेख किया उन्होंने लेक्चर ऑन द साइंस एंड लैंग्वेजेस में किया है, ठीक है। उन्होंने एक बुक लिखी हुई है, जैसे उन्होंने एक रिसर्च पेपर है उनका या बुक है, उनको कह सकते हैं लेक्चर्स ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेज में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो आर्यंस थे वो मूलतः मध्य एशियाई क्षेत्रों से माइग्रेट होके भारत में आए थे। तो मैक्स मुलर की ये जो थ्योरी है ये काफ़ी विवादास्पद थ्योरी है, और इस पर बहुत से डिबेट्स होते रहते हैं। और इसके अलावा हम इसको दूसरे एक और जो इतिहासकार हैं गाइल्स ने यूरोप में डैन्यूब नदी एवं हंगरी नदी को आर्यों का मूल स्थान माना है। नहरेगा एवं प्रोफेसर चाइल्ड
गॉर्डन चार्ल्स पेकॉर्नी ने दक्षिणी रूस को, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, दक्षिणी रूस को आर्यों का मूल स्थान माना है। पेंका ने जर्मनी, ठीक है, पेंका ने जर्मनी को आर्यों का मूल स्थान माना है। और इसके अलावा जो एडवर्ड मेयर और ओल्डेनबर्ग कीथ, एडवर्ड मेयर, ओल्डेनबर्ग एंड कीथ ने मध्य एशिया को, मध्य एशिया के एक पामीर का पट्टा पड़ता है मध्य एशिया में, ठीक है, उसको आर्यों का मूल स्थान माना है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ जो इतिहासकार थे जिन्होंने आर्यों को विदेशी कहा है। ठीक है, उनका जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि ये लोग विदेशों से माइग्रेंट होके भारत के अंदर आए थे। लेकिन इसके जो विपरीत है, जो कुछ भारतीय इतिहासकार हैं, जो कुछ भारतीय लेखक हैं, वो इन तथ्यों को स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि जो आर्यंस लोग थे वो भारत के ही मूल निवासी थे, भारत में ही रहते थे और यहीं से उन्होंने अपने आप को विकसित किया था। ठीक है, और इनमें जो मुख्य प्रमुख रूप से जो हम जिनको हम कह सकते हैं वो महोपाध्याय पंडित गंगानाथ झा ने ब्रह्मसी देश को आर्यों का मूल स्थान माना है। ठीक है, ठीक है, ब्रह्मसी देश किसको कहते हैं दोस्तों, हम इसको इसकी थोड़ी सी आगे जब स्लाइड है उसमें इसको डिस्क्राइब करेंगे, ब्रह्मसी देश किसको कहा गया है। ठीक है, ये भारतीय क्षेत्र में पड़ने वाला एक क्षेत्र था। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर राजबली पांडे ने भारत में मध्य देश मतलब जो मिडिल में था, मध्य देश को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। तो दोस्तों ये कई थ्योरीज है आर्यों के भारत आगमन या फिर आर्यों के माइग्रेशन को लेके, ये कुछ थ्योरीज है जिनके बारे में चर्चा की गई है। इसके अलावा जब हम देखते हैं जो मूल रूप से जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं इंडियन हिस्ट्री के अंदर, इस और ख़ासतौर से इंडियन हिस्ट्री के अंदर और एशियन हिस्ट्री के पार्ट में, और वैदिक काल से जुड़ा हुआ आर्यों के माइग्रेशन थ्योरी के विषय में, तो दो थ्योरी बहुत अधिक फेमस है। सबसे अधिक जो थ्योरी फेमस है वो मैक्स मूलर की है, दूसरी बाल गंगाधर तिलक की। ये दो जो थ्योरीज है बार बार रिपीट होके किसी न किसी पेपर्स में आती रहती हैं। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे मैक्स मूलर के बारे में, क्योंकि मैक्स मूलर ने जो आर्यों के मूल स्थान के बारे में क्या कहा है, किस प्रकार से उसको डिस्क्राइब किया, उसके पीछे उनके कारण क्या थे। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं दोस्तों। तो मैक्स मूलर की थ्योरी क्या है, ये वर्ल्ड मैप है। ठीक है, आप जैसा कि देख रहे होंगे यहाँ पे, ये स्थान इंडिया के आसपास पहले उस दौर में, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, वो भारतीय उपमहाद्वीप में कई राष्ट्र पहले शामिल थे, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका जो ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, और बांग्लादेश, ठीक है, ये पूरा हिस्सा भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था। और इसकी जो सीमाएं थी इसकी जो सीमाएं थी ईरान से लगी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्स मूलर ने कहा कि जो मध्य एशिया है, ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये तजाकिस्तान, ठीक है, और ईरान का ये जो मध्य एशिया थे, यहीं से माइग्रेंट होके आर्य बेहतर भविष्य की तलाश में और बेहतर निवास की तलाश में, बेहतर फ्यूचर की तलाश में आर्य यहाँ से माइग्रेंट होके ईरान आए, और ईरान से माइग्रेंट होके वो लोग भारत के अंदर प्रवेश किए, और भारत के अंदर उन्होंने सप्त सिंधु क्षेत्र में अपनी बस्तियाँ बसाईं। और ये इसके पीछे जो कारण थे, जो उन्होंने जो रीजन्स दिए थे, उसके रीजन्स तो बहुत ही बेसिक रीजन्स थे। सबसे बड़ा जो उनका रीज़न था ये देने का कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया से माइग्रेंट होकर भारत में आए थे। का कारण ये था कि जो आर्यंस थे, ठीक है, जो आर्यंस थे उसका एक साक्ष्य यहाँ पे ईरान में हमें मिलता है। ठीक है, ईरान में एक साक्ष्य मिलता है, और वो साक्ष्य क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, ये एक लेख मिला है। ठीक है, यहाँ पे एक लेख मिला है ईरान में, ईरान के बोगस कोई अभिलेख या मित्तनी अभिलेख इसको बोलते हैं। 14 ईसा पूर्व के आसपास का ये अभिलेख है। इसको ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पुटअप किया है कि बोगस कोई अभिलेख या मित्तनी अभिलेख 1400 ईसा पूर्व के आसपास का है। इस अभिलेख में जो हित्ती राजा है, हित्ती राजा सुबिल लिम्मा, काफ़ी टफ नाम है, लेने बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सुबिल लिमा और मित्तनी राजा,
मति उवाजा के मध्य में एक संधि हुई थी, और उस संधि के तौर पे जो साक्षी देवताओं को उन्होंने शामिल किया था, उसमें जो साक्षी देवता थे संधि के दौरान, जो साक्षी देवता थे, उसमें उसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नसत्य, बहुत क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कौन सा अभिलेख है और उसमें कौन से देवताओं को इसमें शामिल किया गया था। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य को मिडरेटर के रूप में, साक्षी के रूप में, उस संधि के साक्षी के रूप में यहाँ पे दिखाया गया था। तो ये एक एविडेंस, ये उसका जो आधार था मैक्स मुलर का, एक एविडेंस ये था। और दूसरा जो उसका आधार था, उन्होंने जो पारसी जो एक बुक है जैन अवस्था जिसको बोलते हैं, उससे बहुत अधिक सिमिलैरिटी, वेदों में बहुत अधिक सिमिलैरिटी पाई गई है। उसके जो मूल आधार था उसका यही था कि जैन अवस्था और वेदों के में बहुत अधिक सिमिलैरिटी पाई गई। उसी के आधार पर इन्होंने ये डिसीजन दिया कि जो वेदों का जो मूल स्थान था मध्य एशिया था। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं। उन्होंने अपनी जो बुक थी लिखी थी आर्किटेक्ट होम ऑफ द आर्यंस। ठीक है, आर्किटेक्ट होम ऑफ द आर्यंस, इन्होंने ये जो बुक लिखी थी इसके पीछे रीजंस क्या दिए थे कि जो आर्यंस जो थे उत्तरी ध्रुव से आए हुए लोग थे और माइग्रेंट होकर आए थे और भारत में इन्होंने अपना निवास क्षेत्र बनाया था। इसके पीछे कारण ये था कि जो उत्तरी ध्रुव, जैसे कि इस पुस्तक में एक जगह ऋग्वेद में एक जगह वर्णन आया है कि जो रात्रि में ऋग्वेद में एक वर्णन आया है कि एक दीर्घकालीन उषा की ऋग्वेद में एक जगह पे दीर्घकालीन उषा की स्तुति का वर्णन आया है। उसी के आधार पर इन्होंने ये कहा कि जो आर्यंस का जो क्षेत्र था वो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र था। इसके पीछे देने के कारण क्या थे वो भी आपको बताता हूँ। इसके पीछे देने का कारण था जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव में 6 महीने ही लगभग अंधकार सा रहता है, या फिर 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहता है, इस तरीके से कह सकते हैं। और इनका कहना था कि 8000 ईसा पूर्व 8000 वर्ष पूर्व लगभग वहाँ की जो भूमि रही होगी वो गर्म भूमि रही थी, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे हिमाच्छादन बढ़ता गया और वो जमीन पूर्ण रूप से बर्फ से ढक गई, और इसलिए वहाँ से इनको आर्यंस को माइग्रेंट होके अलग अलग क्षेत्रों में जाना पड़ा और बेहतर भविष्य की तलाश में, और वहीं से ये माइग्रेंट होके यहाँ पे आए। ठीक है, तो आर्यंस के 2 थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो तिलक की जो थ्योरीज है उत्तरी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव सबको पता है कि जैसे ये ग्लोब है, सभी जानते हैं इस तरीके का ग्लोब है, पृथ्वी का आकार कुछ इस तरीके का, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र उत्तरी ध्रुव कहलाता है। नीचे वाला क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं भारत का निवास है, तो इसी के आधार पे उन्होंने ये बताया था कि माइग्रेंट थ्योरी दी थी कि उत्तरी ध्रुव से ये लोग आए हैं, और उसके कारण क्या थे वो मैंने बताया कि ऋग्वेद के सूक्त में ये चर्चा हुई है कि दीर्घकालीन उषा के विषय में, उसकी स्तुति की गई है। चूँकि दीर्घकालीन उषा का अर्थ होता है कि वहाँ कि मतलब मतलब अधिक रातें होती हैं, कि कभी कभी समय अधिक रातें, उषा का मतलब होता है संध्या काल, शाम के समय का समय। तो यही उनके मूल आधार थे, जैसा कि मैंने आपको इसके बारे में डिस्क्राइब किया है। और चूँकि ये 2 ही थ्योरीज है जो बहुत अधिक घूम फिर के आती रहती हैं, बाल गंगाधर तिलक की थ्योरी, मैक्स मुलर की थ्योरी, घूम के यही 2 क्वेश्चन बाद में पुटअप होते रहते हैं। इसके अलावा दयानंद सरस्वती ने भी तिब्बत का बताया आर्यों का मूल स्थान। तो इसमें बहुत अधिक नहीं अंदर घुसते हैं, क्योंकि जो अंदर घुसने के जो 2 रीजन्स हैं मैक्स मुलर और बाल गंगाधर तिलक, वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। कारण क्या थे, कभी कभी कारण पूछ लेता है, तो मैंने आपको उसके रीजन्स बता दिए हैं। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब जब हम अगले स्तर पे बढ़ेंगे तो हम इसका आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार था, तो आर्य जब माइग्रेंट होके यहाँ पे आए तो वो कहाँ पे किन क्षेत्रों में उन्होंने निवास किया, किन क्षेत्रों में रहे। ठीक है, जब आर्य भारत में माइग्रेंट होके 1500 ईसा पूर्व के कुछ पहले तक भारत में उन्होंने प्रवेश किया था, और भारत में सबसे पहले आर्यों का जो निवास स्थान था, जो बसाव क्षेत्र था,
वो सप्त संदप प्रदेश, उसको सप्त संदप प्रदेश बोला जाता है। वहीं पे उन्होंने बसना शुरू किया। और चूँकि सप्त संदप प्रदेश क्या होता है, जैसे कई रिसर्च में ये साबित किया गया, जो सप्त संदप प्रदेश आज के पंजाब की बात हो रही है। आज के पंजाब का मतलब होता है जो आज का पंजाब, जो पाकिस्तान में, उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है, कुछ हिस्सा भारत में पड़ता है, यानी कि भारतीय और पाकिस्तान क्षेत्र के पंजाब की बात हो रही है। और उसी को सप्त संदप क्षेत्र कहा जाता है। इसका आधार भी कुछ वहाँ पे 7 नदियाँ भी बहती थी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रावी, सतलुज और झेलम, चेनाब, इस तरीके से काफ़ी नदियाँ वहाँ पे बहती थी। उसी के आधार पे व्यास वगैरह, उसी के आधार पर उसको सप्त संदप क्षेत्र कहा जाता है। और ये पंजाब का क्षेत्र हुआ करता था उस दौरान में, ठीक है। तो इस प्रदेश में 7 नदियाँ बहती थी, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इस प्रदेश में 7 नदियाँ सिंधु, सरस्वती, सुताद्री, विपाशा, परस्राणी, वितास्ता, आस्कनी तथा कुछ अन्य नदियाँ थी जो अफगानिस्तान में बहा करती थी, जैसे कुब्रू, गोमती, सुवस्तु आदि का जिक्र इसमें किया गया सप्त संदप क्षेत्र में, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि पहले आके उन लोग कहाँ पे बसे थे, सप्त संदप क्षेत्र में, ठीक है। और सप्त संदप क्षेत्र कौन सा पड़ता है, पंजाब क्षेत्र पड़ता है, भारत और पाकिस्तान का। अगले स्टेप में जब आर्यों ने अगले स्टेप की तरफ बढ़े, मतलब भारत के अन्य क्षेत्रों की ओर बढ़े, तो उनका जो अगला पड़ाव था वो पड़ाव था कुरुक्षेत्र, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे आगे बढ़ के कुरुक्षेत्र के आसपास के ज़मीनों पे कब्जा किया, क्षेत्रों पे कब्जा किया और उसको नाम दिया ब्रह्मवर्त, ठीक है। उसको नाम दिया ब्रह्मवर्त। कुरुक्षेत्र के आसपास जहाँ आर्यों ने कब्जा किया तो उसको ब्रह्मवर्त नाम दे दिया। इसके आगे जब आप बढ़ते हैं तो गंगा यमुना के जो दोआब क्षेत्र है, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में वो लोग जब आगे बढ़ते हैं और उस क्षेत्र पे ये लोग कब्जा जमाते हैं तो उसको उन्होंने ब्रह्मर्षि देश कह दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, ये समझ लीजिए पूरा पोर्शन इसमें से क्वेश्चन जरूर पुट अप करते हैं, ठीक है। इसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के मध्य में, पर्वतों के बीच के क्षेत्र पर उन्होंने कब्जा किया और इसको उन्होंने नाम दे दिया मध्य देश, ठीक। कहाँ का क्षेत्र, हिमालय और विंध्याचल का क्षेत्र, और इसको नाम दिया मध्य देश, ठीक है। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में कब्जा किया, नाम दिया ब्रह्मश्री देश। कुरुक्षेत्र क्षेत्र में कब्जा किया, नाम दिया ब्रह्मवर्त देश। और इससे दोस्तों जब इससे वो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से मध्य देश से जब वो आगे बढ़ते हैं बंगाल और बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों पे कब्जा करते हुए और उसके पूर्वी भागों पे कब्जा करते हुए और आज के उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत पे, मतलब उन्होंने संपूर्ण उत्तर भारत पे कब्जा कर लिया। और कालांतर में इसी को आर्यव्रत कहा जाने लगा। मतलब बिहार, बंगाल, मतलब संपूर्ण उत्तर भारत पे कब्जा करने के बाद उसको आर्य क्षेत्र या आर्यवर्त कहा जाने लगा, ठीक है। दोस्तों मनुस्मृति में सरस्वती और द्रसदती नदियों के बीच के स्थल को ब्रह्मवर्त कहा गया है। क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है। मनुस्मृति में कहा गया सरस्वती और द्रसदती नदियों के बीच के स्थल को ब्रह्मवर्त कहा गया। और यहाँ पे किसको बोला गया है, कुरुक्षेत्र के निकट के प्रदेश पर कब्जा करने के बाद उसको ब्रह्मवर्त किया गया है। ये दोनों अलग हैं, लेकिन इसको मनुस्मृति में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, अलग क्वेश्चन है। अब यहाँ जब आर्य आए थे, ठीक है, आर्य, जाहिर सी बात है जहाँ आर्य माइग्रेंट होके आए वहाँ से पहले से ही कुछ लोग रह रहे होंगे जो यहाँ के मूल निवासी रहे होंगे। वहाँ से आर्यों का संघर्ष वहाँ के जो मूल निवासियों से प्रारंभ हुआ और इन्हीं को विजित करके इन्होंने संपूर्ण भारत क्षेत्र पे धीरे धीरे कब्जा कर लिया। और ठीक है, और उसी को उन जिन जिन क्षेत्रों पे कब्जा करते चले गए उन क्षेत्रों के नाम वो लोग रखते हुए चले गए। अच्छा, यहाँ पे ये भी एक बात इम्पोर्टेंट है कि आर्य जब यहाँ पे आए तो यहाँ से पहले से जो लोग रहते थे उनको इतनी आसानी से पराजित कैसे कर दिया। क्योंकि दोस्तों पिछले लेक्चर की जो बात हुई थी उसमें हमने इस बात की चर्चा की थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश के बारे में बताया था। जो थ्योरीज है वहाँ पे मार्टिन व्हीलर ने ये थ्योरी दी थी कि जो आर्यों का जब आगमन हुआ था तो उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश करके उसके दूसरा सेंस पे अपनी संस्कृति को डेवलप किया था। ये एक तरीके की थ्योरी है, इस पर कुछ लोग एग्री भी करते हैं, कुछ लोग डिसएग्री भी करते हैं। ठीक, वो अगर उसको आधार मान लिया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उस समय हो सकता है कि वो विघटित हो गई हो और वो लोग कहीं उन्होंने कहीं और अपनी बस्तियां बसाई हों। जाहिर सी वहाँ पे कुछ तो लोग रहते ही होंगे, उन्हीं से इनका संघर्ष हुआ था। और ये संघर्ष में इसलिए भी विजित हो गया क्योंकि ये अपने साथ मतलब तेज़ी से चलते हुए रथ, घोड़ों से चालित रथ और
लोहे के अस्त्र शस्त्र लेके आए थे, जिसके आधार पे इन्होंने यहाँ की अन्य जो जातियाँ थी, अन्य जो लोग थे, जो निवासी थे, उनको पराजित करके अपने साम्राज्य को स्थापित किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम इतनी तो चर्चा कर ही चुके हैं, वेदों की चर्चा कर ली है, वेदों का की और उसका विस्तार के बारे में, भौगोलिक विस्तार के बारे में चर्चा किए हैं, और मतलब जो और उसको जो बेसिक स्टेप्स थे उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। अब जो मुख्य रूप से जब हम चर्चा करेंगे, हम वेदों के बारे में चर्चा करेंगे कि क्योंकि वेद ही इस सभ्यता का मूल आधार है और उसी के आधार पर इसको वैदिक सभ्यता बोला जाता है। तो मुख्य रूप से 4 वेद है, जैसा मैंने पहले बताया था। एक तो ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद यही माना जाता है ऋग्वेद। यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ठीक है। और यहाँ पे जो यजुर्वेद है उसकी 2 शाखाएं हैं, ये 2 भागों में विभक्त है। यजुर्वेद जो 2 शाखाओं में विभक्त है, इसको हम लोग कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जानते हैं। और जो कृष्ण यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद छंद और पद्य दोनों में, छंद और गद्य दोनों में लिखा गया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। और शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ छंदबद्ध है, यानी कि छंदबद्ध वहाँ पे मंत्र है, उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिया है गया, मतलब गद्य में नहीं लिखा गया हुआ है। और जबकि कृष्ण यजुर्वेद छंद और गद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन ये पुटअप किया जाता है कि किस वेद को गद्य पद में लिखा गया है, तो वो आपको यजुर्वेद होगा। ठीक है। 4 वेद ये हो गए। अब चारों वेद के उपवेद भी लिखे गए, ये भी आपको बता दूं, चारों वेद के उपवेद भी लिखे गए। जो ऋग्वेद का उपवेद है वो आयुर्वेद है। ठीक है। अब ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद है और आयुर्वेद है, और उसके लेखक भी हैं, उसके रचयिता भी हैं। आयुर्वेद के रचयिता प्रजापति को माना जाता है, प्रजापति। ठीक है। इसको ब्रह्मा भी बोलते हैं। ठीक है, प्रजापति ब्रह्मा। और जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के जो रचयिता हैं, यजुर्वेद को गंधर्व वेद भी बोला जाता है, सॉरी यजुर्वेद को धनुर्वेद, यजुर्वेद को धनुर्वेद भी बोला जाता है। और इसके जो रचयिता हैं उनको विश्वामित्र को माना जाता है, विश्वामित्र को माना जाता है। ये वही विश्वामित्र है मेनका वाले। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। सामवेद है, सामवेद का जो वेद है वो गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद के रचयिता नारद को माना जाता है, नारद। ठीक है। और अथर्ववेद के रचयिता को विश्वकर्मा माना जाता है। ये शिल्प वेद से जुड़ा हुआ है, विश्वकर्मा को माना जाता है। मतलब इनके 4 उपवेद हो गए। ठीक है। एक ऋग्वेद का आयुर्वेद हो गया और रचयिता ब्रह्मा प्रजापति, यजुर्वेद का धनुर्वेद हो गया, और सामवेद का गंधर्व वेद रचयिता नारद, और अर्थवेद का शिल्प वेद रचयिता इसके विश्वकर्मा। ठीक है, ये वेदों की स्थिति हो गई। अब वेदों की स्थिति के बाद आगे देखते हैं। वेदों की जो भाषा थी इतनी क्लिष्ट भाषा थी कि आम व्यक्ति उसको नहीं समझ सकता था, और विद्वतों में भी इस तरीके की बहुत अधिक क्लिष्ट भाषा को समझने में समस्या होती थी। तो वेदों का जो एक्सप्लेन करने के लिए ब्राह्मण लिखे गए, और हर वेद के अपने अपने ब्राह्मण्स हैं। ठीक है। और जैसे कि ब्राह्मण्स हैं, जैसे कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशिकी ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण जो कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, और तैत्तरीय ब्राह्मण जो शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसी प्रकार सामवेद में जो ब्राह्मण है वो पंचवेद, षड्वेद और जैमिनीय ब्राह्मण है। और ठीक है। और अथर्ववेद में सिर्फ एक ब्राह्मण है, गौपथ ब्राह्मण। ये भी दोस्तों पूछा जाता है कि कौन सा ब्राह्मण किससे रिलेटेड है। ठीक है। इसी प्रकार से आरण्यक क्या थे? आरण्यक भी वेदों को समझने के लिए लिखे गए थे। आरण्यक का अर्थ होता है कि जंगल में बैठ के शिक्षा प्राप्त करना, ध्यान लगा के शिक्षा को प्राप्त करना, या फिर उसको एक हम लोग कह सकते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करना। ठीक है। इसके भी ब्राह्मण यही ऐत्रेय और कौशिकी हैं। और यजुर्वेद के बृहद्राण, मैत्राणी, तैत्तरेयाणक, और सामवेद के हैं जैमिनीय, छंदोग्य, और अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। अब बात करते हैं इसके जो उपनिषद के बारे में। उपनिषद को वेदांत भी बोला जाता है। वेदांत क्यों बोला जाता है? कि ये वेदों के सबसे अंतिम भाग है, और इसलिए उसको वेदांत भी बोला जाता है। उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठ के शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है। इसमें ऋग्वेद का जो
उपनिषद है, ऐत्रेय उपनिषद है। इसी प्रकार से यजुर्वेद का है, ईशकोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से है, और कठोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद, मैत्राणी उपनिषद, ये सब शुक्ल आपके कृष्ण यजुर्वेद से ताल्लुक रखते हैं। सामवेद में छंदोग्य उपनिषद और कैनोपनिषद, ठीक है, ये सामवेद से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा अथर्ववेद के प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। यहाँ पे मुंडकोपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं। यहाँ से छंदोग्य उपनिषद कई बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जो बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इस पूरे क्षेत्र, इस पूरे एरिया से, वेदों का जो वेदों में क्या क्या कहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, कोट किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे अब हम चर्चा करेंगे ऋग्वेद की, जो पहला वेद है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ऋग्वेद के बारे में। अब ऋग्वेद क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, और उसी के अंतर्गत हम देखते हैं और जो वैदिक सभ्यता के जाने का जो मूल है वो हमें ऋग्वेद से ही मिलता है। और मूल क्या है, वो ये जो मंडल है, मूल इनके ये हैं मंडल, यहाँ से ही सारी जानकारी हमको उपलब्ध होती है। जो प्रारंभिक वैदिक काल है उसके बारे में इन मंडलों से जानकारी उपलब्ध होती है। और जो चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, बताया मैंने आपको, ठीक है। इस वेद में कुल 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं और 1028 सूक्त हैं। और इसमें खिल्य सूक्त जिनकी संख्या 11 है वो भी शामिल है, यानी कि ये शामिल है। और कुल पहले इसमें 1017 थे और इसको 11 मिला देते हैं बाल खिल्य सूक्त को, तो 1028 हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रख लें। कभी कभी ये होता है कि बाल खिल का नहीं पूछते हैं, ये पूछ लेते हैं कि बाल खिल कितने हैं या फिर मूल सूक्त कितने हैं, तो मूल सूक्त 1017 ही हैं, और बाल खिल अगर इसमें जोड़ दिए जाएँ तो 1028 हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब हम इनके मंडलों की चर्चा करेंगे, मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं यहाँ से। इनके रचयिताओं के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, इनके मतलब रचयिता कौन कौन थे। तो इसको जो हम देखते हैं, जो 10 मंडल दिए हुए, टोटल 1 से लेकर 10 मंडल दिए गए हैं। उन 10 मंडलों में जो द्वितीय से 7 मंडल हैं, मतलब दूसरे से लेकर 7वें तक, उनको वंश मंडल भी बोला जाता है, और सबसे प्राचीन मंडल वही माने जाते हैं। और प्रथम और अंतिम मंडल यानी कि पहला मंडल और 10वां मंडल, उनको एक बहुत बाद में जोड़ा गया है, ऐसा माना जाता है, ठीक। जो और हर मंडल के अलग अलग रचयिता हैं, हर मंडल अलग अलग ऋषि मुनियों द्वारा लिखा गया है। प्रथम मंडल अनेक ऋषियों को मिला के लिखा गया था। द्वितीय मंडल समंत द्वारा लिखा गया है। तृतीय मंडल विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तृतीय मंडल विश्वामित्र द्वारा, क्योंकि गायत्री मंत्र का जो वर्णन है इसी मंडल में है। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, सविता। सविता किसको बोलते हैं, सूर्य को, ओके, ठीक है। चतुर्थ मंडल वामदेव पे द्वारा लिखा गया है। पंचम मंडल आत्रेय ऋषि आत्रेय द्वारा लिखा गया है। और छठा ऋषि भरद्वाज द्वारा लिखा गया है। 7वां मंडल ऋषि वशिष्ठ द्वारा लिखा गया, और 8वां मंडल कर्ण और अंगरीष द्वारा लिखा गया है। दोस्तों ये कर्ण जो ऋषि हैं, ये वही ऋषि हैं जिन्होंने सोमरस के बारे में कुछ चर्चाएं की हैं, हालांकि वो हम आगे चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, सोम के बारे में इन्होंने चर्चा की है, ठीक है। ये जो अलग अलग मंडल है उनके रचयिता हैं। खास तौर से यहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप होता है दोस्तों, इसमें 10वां मंडल नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि 10वां मंडल रचयिता के बारे में मतलब कई लोगों ने द्वारा लिखा हुआ है, तो उसके बारे में एक विशेष ऋषि द्वारा लिखा हुआ नहीं माना जाता है, कई लोगों द्वारा लिखा है, तो उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसमें 8 तक ही मंडल है। 10वां मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां मंडल इसमें कई सारे सूक्त हैं। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो वर्ण व्यवस्था है, पहली बार वर्ण व्यवस्था का जो वर्णन किया गया है, वर्ण व्यवस्था, पहली बार वर्ण व्यवस्था का वर्णन हम इसमें 10वें मंडल में ही पाते हैं, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, जहाँ पे ये चर्चा की गई है कि जो 4 वर्ण हैं वो पर ब्रह्मा या फिर ब्रह्मा के से उत्पन्न माने जाते हैं, जिसमें
ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति, उदर या फिर नाभि से वैश्यों की उत्पत्ति, और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति मानी जाती है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। क्या हुआ? अब हम जो चर्चा करेंगे जो ऋग्वेद के जो मुख्य तथ्य हैं, बहुत इसका काफ़ी विस्तार है ऋग्वेद का। मैंने बताया कि स्टार्टिंग में इन्हीं से ज़्यादा जानकारी उपलब्ध होती है। जो हम इसमें चर्चा करेंगे तो इसके सूक्तों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि ऋग्वेद में हम बता सकते हैं, ऋग्वेद में जब हम राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्तर की चर्चा करेंगे, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें, स्त्रियों की स्थिति के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम ये बता रहे हैं सिर्फ जो ऋग्वेद दिया हुआ, ऋग्वेद में कई सारी स्त्रियों के, जो स्त्रियों द्वारा लिखे हुए सूक्त भी मिलते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मंडल थे वो कई ऋषियों द्वारा लिखे गए थे। सूक्तों की पुरुष रचयिताओं में गृहसंबंध, विश्वामित्र, वामदेव, आत्रेय, भारद्वाज, वशिष्ठ आदि की चर्चा मिलती है। वहीं स्त्री जो रचयिता हैं उसमें लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वसरा, सिक्ता, सचिपलोमी, कक्षावर्ती इत्यादि की चर्चा हमको मिलती है। यहाँ पे लोपामुद्रा मुख्य रूप से बहुत चर्चित है। उसका कारण यह है कि ये प्रतिलोम, जो अनुलोम विवाह है, उसका जो कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम देखते हैं। अनुलोम विवाह दोस्तों क्या होता है? अनुलोम विवाह होता है कि जो उच्च वर्ण का विवाह अपने से नीचे के वर्ण में होना, ठीक है, उसको अनुलोम विवाह बोलते हैं। ठीक है। प्रतिलोम विवाह इसका जस्ट ऊपर का होता है। इसमें नीचे के वर्ण का ऊंचे के वर्ण, मतलब अगर जैसे अनुलोम विवाह में पुरुष उच्च वर्ण का है, स्त्री से नीचे की वर्ण की है। ये यहाँ पे हम देखते हैं लोपामुद्रा क्षत्रिय वर्ण से ताल्लुक़ रखती हैं। लोपामुद्रा मुख्य रूप से क्षत्रिय थी, लेकिन उनके हस्बैंड थे, क्या थे? अगस्त्य ऋषि, और वो क्या थे? ब्राह्मण। ये अनुलोम विवाह का एग्जाम्पल है। और प्रतिलोम विवाह जस्ट इसका उल्टा होता है। और इसके दूसरे और सातवें मंडल की ऋचाएँ, दूसरे और सातवें मंडल की ऋचाएँ सर्वाधिक प्राचीन मानी जाती हैं। पहला और अंतिम मंडल मैंने बताया है कि पहला और अंतिम मंडल यानी कि 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है। और 8वें जो मंडल है, 8वें मंडल में हस्तलिखित प्रतियों के परिशिष्ट को खिल कहा जाता है। बाल खिल की चर्चा हुई है, ठीक है, अभी मैंने बताया था पिछली स्लाइड में, वही है ये, ठीक है। परिशिष्ट को खिल कहा जाता है। 8वें मंडल में हस्तलिखित प्रतियों के परिशिष्ट को खिल कहा जाता है, ठीक। और इसके बारे में मैंने अभी जो पहली या दूसरी स्लाइड में मैंने बताया था कि जो मैक्स मूलर का जो आधार था इनको आर्यों को मध्य एशिया से बताने का, वो यही था कि ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ हुए जिंद अवस्था, ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था में काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। और इसमें जो ऋग्वेद काल के जो मुख्य देवता हैं, मुख्य देवताओं में गिनती होती है उनकी वरुण देवता, उनको वहाँ पे अहुर मज़दा बोला जाता है। वो वहाँ पे सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में उसमें वर्णित है, ठीक है। अगला है जो ऋग्वेद में दिया हुआ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, वो है दशराग्य युद्ध। दशराग्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में हमको मिलता है। और दशराग्य युद्ध दोस्तों क्या हुआ था? दशराग्य युद्ध का जो कारण मैं बताता हूँ। दशराग्य युद्ध क्या हुआ था? दशराग्य युद्ध का जो कारण था, पहले जो दशराग्य युद्ध में दो कबीले हुआ करते थे। भरत कबीला, इसके नेता सुदास, और पुरु कबीले के मध्य हुआ था, ठीक है। भरत कबीले के नेता सुदास और पुरु कबीले के मध्य हुआ था। और भरत कबीले के नेताओं के रूप में सुदास और देवोदास की जो ध्वनियाँ हम लोगों को सुनाई पड़ती हैं, ठीक है। पहले भरत कबीले के जो पुरोहित थे विश्वामित्र हुआ करते थे, और उन्हीं के मार्गदर्शन में जो भरत कबीले ने मतलब भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा किया। लेकिन आगे चल के जो भरत कबीला था उन्होंने अपने पुरोहित को बदल दिया, मतलब विश्वामित्र के स्थान पर उन्होंने वशिष्ठ को अपना मुख्य पुरोहित नियुक्त किया। तो इसी के सानिध्य उन्होंने, इसी को ध्यान में रखते हुए विश्वामित्र काफ़ी क्रोधित हो गया, और उसी के आधार पे उसको जो बेस बनता है, हालांकि वो राजनीतिक स्तर पे ही उसको देखा जाना चाहिए, तो उन्होंने पुरु कबीले के वो मुख्य पुरोहित बने, और उन्होंने राजा सुदास को के साम्राज्य विस्तार को चुनौती दी, और उसका जो रिजल्ट निकला वो एक युद्ध के रूप में निकला। और इसमें राजा पुरोहित के वशिष्ठ थे, राजा सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे, और 10 जन
दसराग युद्ध, जिसमें यदु, बता देता हूँ यहाँ पे, जिसमें यदु, द्रोहु, तुर्वस, पुरु, अनु, अनिल, पक्त, भलानु, शिवी तथा विषाणिक शामिल थे। यानी कि 10 लोग इस पूरे जो संघ था इसमें 10 लोग शामिल थे। और इन 10 लोगों में जो 10 लोगों में हम देखते हैं भलानु, शिव, विषाणिन, पक्त, अनिल और 1 2 3 4 5, ये जो 5 जातियां थी ये दास जातियां थी, दस्यु उनको बोला जाता है। अनिल, पक्त, भालनु, शिव और विषाणिन, ये दास और दस्यु उनको बोला जाता था उस दौर में। तो उसी के आधार पे ये जंग हुई थी। और जंग कहाँ हुई थी? जंग कहाँ हुई थी? परुश्राणी रवि के, परुश्राणी जिसको आज के दौर में हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं, उसके तट पे, जहाँ पे राजा सुदास ने 10 जनों के संघ को पराजित कर दिया था। ठीक, हालांकि इसकी चर्चा हम आगे जो राजनीतिक विस्तार है उसमें चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ भी दिया हुआ है तो मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ। ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, 10 जनों में जो दास और दस्यु थे वो कौन कौन से थे? उसमें अनिल थे, ठीक है, पक्त थे, भालनुस थे, शिव थे और विषाणिन थे। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी के जो आर्य थे, यदु, द्रुहु, तुर्वस, पुरु, ठीक है, ये लोग आर्यजन हुआ करते थे, अनु आर्यजन थे। ठीक, आगे देखते हैं। जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण यज्ञों में, यज्ञों के अवसर हो, यज्ञों में मतलब यज्ञों के अवसर पर होता ऋषि द्वारा किया जाता था। होता ऋषि के द्वारा किया जाता था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये भी पूछते हैं। और जो ऋग्वेद की जो 5 शाखाएं हैं, जैसे साकल, वास्कल, अश्वालयन, संखायन, मांडुक्य, ठीक है, इन शाखाओं में एकमात्र बस साकल शाखा हमारे पास उपलब्ध है, बाकी शाखाएं उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद के जो कुल मंत्रों की संख्या है वो 10,600 है। ठीक, और आगे हम देखते हैं इसके 10वें मंडल की मैंने चर्चा की है, जैसे थोड़ी देर पहले बताया था 10वें मंडल के बारे में। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्रों का उल्लेख हुआ है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हुआ है, और चारों वर्णों को ब्रह्मा के अलग अलग अंगों से पैदा हुआ बताया गया है। और इसी सूक्त में हमको कई और जानकारियाँ मिलती हैं। इसके अलावा नासदीय सूक्त में सृष्टि विषयक जानकारी मिलती है कि सृष्टि का मतलब निर्माण कैसा हुआ। निर्गुण ब्रह्मा के बारे में जानकारी मिलती है, मतलब निरंकार ब्रह्मा के बारे में जानकारी मिलती है। विवाह सूक्त भी यहीं से मिलता है ऋग्वेद से। नदी सूक्त भी यहीं से मिलता है। नदी सूक्त में 25 नदियों का विवरण दिया हुआ, 25 नदियों के बारे में जानकारी मिलती है। और इसमें वर्णित जो अंतिम नदी है वो गोमल है। जैसे गोमल नदी दोस्तों अफगानिस्तान में बहती थी, आज भी बहती है, ठीक है। और देवी सूक्त, नदी सूक्त और देवी सूक्त, ये सारे सूक्त उसमें हम लोग देखते हैं। अगली स्लाइड में चलते हैं दोस्तों। अगली स्लाइड क्या है? दोस्तों जैसे कि अभी हम इसमें चर्चा कर रहे हैं ऋग्वेद के मुख्य तत्व, इसके अलावा हम लोग पहले भी जो चर्चाएं की हैं और उनमें जो मुख्य पॉइंट है, जो मेन कंटेंट है, मैंने डालने की कोशिश की। जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे और कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, उनका मोड क्या, उनका जो मतलब एरिया क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन पुटअप होते हैं और उनसे कैसे कैसे और क्वेश्चन बन सकते हैं, वो लगभग सभी मैंने इनमें डाले हैं। लगभग सभी, हो सकता है कुछ छूट गए हों कुछ बताने में, क्योंकि फैक्ट्स इतने हैं, कुछ ना कुछ फैक्ट्स अधूरे रह ही जाते हैं, भूल जाते हैं। तो आप लोग अपनी तरफ से जितनी अधिक स्टडी कर पाएंगे, जितना अधिक पढ़ पाएंगे, ठीक है ना, जितना मैं करा रहा हूँ उसके अतिरिक्त आप लोग जितना भी पढ़ लेंगे उतना ही आप अपने नॉलेज को गेन कर पाएंगे, ठीक है। और पढ़ते रहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़िए। कम से कम पढ़ाई की जो रफ्तार है उसको एक कंटिन्यूटी बेसिस पे रखिए। मीन्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो 4-5-6 घंटे 7 घंटे आप रेगुलर बिहाफ पे पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। ऐसा मत करिए कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए और अगले दिन बिल्कुल आराम कर लिए, एकदम आराम कर रहे हैं मस्ती में। ऐसा नहीं, अगर आप रेगुलरिटी रखेंगे
तो स्टडी का जो लेवल है वो धीरे धीरे करके अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। जो फैक्ट्स हैं वो भी दिमाग में धीरे धीरे करके याद रहने लगेंगे। और चूँकि इसमें इतिहास में इतने फैक्ट्स हैं और कोई भी भूल सकता है, जो पढ़ा रहा है वो भी भूल सकता है और जो पढ़ रहा है वो भी भूल सकता है। फैक्ट्स की कोई कमी नहीं है। और बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं टीजीटी पीजीटी में, तो फैक्ट्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। छोटे छोटे एग्ज़ाम्स में बेसिक फैक्ट्स पूछे जाते हैं, लेकिन अच्छे एग्ज़ाम्स हैं, अच्छे लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पे मतलब बहुत बेहतरीन फैक्ट्स पूछे जाते हैं। मैंने कोशिश की है सारे फैक्ट्स इसमें इंक्लूड कर दूँ। फ़िलहाल दोस्तों आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली जो उसकी स्लाइड है वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत अधिक लंबा हो जाता है और बच्चों को पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे, जहाँ पे हम इसके ऋग्वेद के और तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे, ब्राह्मण्स के बारे में चर्चा करेंगे, उपनिषदों के बारे में चर्चा करेंगे, और जो 25 नदियाँ दी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर के बाद होगा, उसके बाद में हम राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक विस्तार की चर्चा करेंगे। उनके जो रिचुअल्स थे, उनकी जो व्यवस्थाएं थी समाज में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 3 से 4 लगभग 4 लेक्चर्स में ये ऋग्वेद जो हमारा वैदिक काल है वो संपन्न होगा। और तब तक आप लोगों से यही उम्मीद रहेगी, आप लोग इसको बार बार पढ़िए, कोशिश कीजिए, बुक्स का अधिक इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास अच्छी बुक्स हैं उनको पढ़िए, पुराने पेपर्स पढ़िए, उसमें आपको अच्छे अच्छे फैक्ट्स भी उपलब्ध हो पाएंगे, मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगली क्लास में हम लोगों की फिर से मुलाकात होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसमें को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये चीज़ें पहुंच पाएँ। चूँकि ज्ञान, जैसे हमारे भारतीय कल्चर में बोला जाता है, ज्ञान बांटने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। तो कोशिश कीजिए उसको आगे भी फॉरवर्ड किया जा सके। तब तक के लिए दोस्तों हम लोग इसको क्या बोलते हैं, याद नहीं आ पा रहा है, विदाई लेते हैं, ठीक है। और कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, और जल्दी वो ये वीडियो आपको आज ही अपलोड करूँगा, आज ही आप लोगों को इसके बारे में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, और फिर से स्वागत रहेगा आपका L1 क्लासेस में। तो ओके, मिलते हैं, पढ़ते रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए।